इंटेस्टाइन के सिस्टम के जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा सबसे जो पहला इशू आता है वो क्या है? वो इशू होता है कॉन्स्टिपेशन। जब आप खाना चबा के नहीं खा रहे होते तो आपकी बॉडी का जो एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसमें आपके खाने को डाइजेस्ट करना होता है, कि आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होता है, फिर आपकी जो गट हेल्थ है, जिसको आपको लार्ज इंटेस्टाइन है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, आंतों का जो निज़ाम है, इसके ऊपर चूंकि हम बात जारी रखे हुए हैं। तो जब आप खाना खाते हैं या प्रॉपर तरीके पर सही खाना नहीं खाते और इसके अंदर कोई डिफेक्ट आता है, कोई फॉल्ट आता है, कोई सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आती हैं, जो हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो वो तब आते हैं कि जब आपकी गट जो है इसमें कोई मसाइल आना शुरू होते हैं। तो सबसे पहला मसला क्या आता है कि जब आपकी इंटेस्टाइन के अंदर केमिकल रिएक्शंस उस तरह का ना हो रहा हो और बैक्टीरिया जो है वो अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया की निस्बत कम हो जाए और जो दूसरे बैड बैक्टीरिया हैं वो उनकी तादाद बढ़ जाए, तो फिर वो काम स्लो हो जाता है। जब वो स्लो होता है तो आपकी इंटेस्टाइन का काम है कि उन्होंने रिलीज़ होना है, रिलैक्स होना है। जब आपकी आंतों में गया हुआ खाना वो प्रॉपर तरीके पे यूटिलाइज होके उसका जो फाजिल मादा है यानी उसकी जो वेस्टेज है वो थ्रू आपके रेक्टल रूट बड़े पेशाब वाले रास्ते से उसने बाहर निकलना है, और जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो बाकी मवाद है जो आपका पानी की फॉर्म में या यूरिन की फॉर्म में जो होता है उसने आपके यूरिन के रास्ते के थ्रू निकलना है। तो एक स्टूल की वेस्टेज निकलनी है और एक आपकी यूरिन के थ्रू निकलनी है। अब यूरिन वाली तो निकल रही है लेकिन स्टूल वाली जो है वो इंटेस्टाइन को रिलैक्स नहीं कर रही, आपकी आंतें जो है वो खाली नहीं हो रही। तो इस दौरान में जो पहली बीमारी लोग शिकायत करते हैं वो होती है कॉन्स्टिपेशन। लोग कहते हैं कि मुझे डॉक्टर साहब कब्ज़ है, मैं खाना खाती हूँ या खाता हूँ लेकिन उसके बावजूद मेरा पेट रिलैक्स नहीं होता, हर वक्त मेरे पेट में तनाव है, अफार है, गैस है, या इसके अलावा मुझे जो है वो फ्लोटिंग है, नोज़िया है, वॉमिटिंग है, इंडाइजेशन है, मेरा पेट जो है वो सुकून में नहीं है, मेरी ज़िंदगी सुकून में नहीं है। तो इसकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं, जब पेशेंट की डिटेल्स जब उसका एग्जामिनेशन करते हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होती है। अब जब हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो इसमें कॉन्स्टिपेशन को भी समटाइम कुछ लोगों का पेट वैसे रिलैक्स ना हो रहा हो, उसमें कुछ और मसाइल चल रहे हों, तो वो इसको भी कब्ज़ के साथ जोड़ते हैं। या समटाइम लोगों को ज़्यादा स्टूल पास हो रहा होता है, लोग ये कह रहे होते हैं कि मैं जैसे खाना खाती हूँ वॉशरूम जाती हूँ लेकिन स्टूल कुछ निकलता है कुछ नहीं निकलता, लेकिन मेरा जो पेट है वो रिलैक्स नहीं है। इस तरह की कंप्लेन होती है। कुछ लोग ये कहते हैं मुझे एक हफ़्ता गुजर जाता है, मुझे मोशन आता ही नहीं है, मुझे स्टूल पास ही नहीं होता। कुछ लोग इस तरह के भी आते हैं, मुझे 2-3 दिन के बाद स्टूल तो आता है लेकिन बहुत हार्ड आता है या बहुत कम आता है। तो ये बेसिकली कंप्लेंट्स होती हैं लोगों की जब उनके गट हेल्थ के इशू आते हैं, यानी गट के अंदर कोई प्रॉब्लम शुरू होती है। अब हमने ये देखना होता है कि आपको ये मसला कब से है, इसको रूल आउट करना होता है। फिर ये देखना होता है आपके पेट को भी अच्छी तरह एग्जामिन करना होता है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, या पेट के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हमें फील हो रही हैं जो फिज़िकल एग्जामिनेशन में अगर हमें ये सारी चीज़ें ना लग रही हों, तो फिर हम ये आपके डाइट को भी देखते हैं कि आपका जो है वो डाइट स्टाइल क्या है, यानी आपका जो डाइट पैटर्न है वो क्या है। अब उसमें लोगों का क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स और इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो प्रोसेस फूड होता है वो ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है। तो ऐसी सूरत में अच्छे बैक्टीरिया आपकी इंटेस्टाइन में ना जाने की वजह से आपकी डाइजेशन जो है वो ख़राब हो जाती है और इस तरह आप कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये कॉन्स्टिपेशन आपको जो है वो एक बचपन से भी हो सकती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे तो बचपन से ही कब्ज़ है, कुछ लोग ये कहते हैं मेरे ख़ानदान में लोगों को कब्ज़ है। ख़ानदान में कब्ज़ और आगे कब्ज़ ट्रांसफ़र होने का ये कॉन्सेप्ट कैसे है? ये इस तरह कि अगर मेरे घर में फ़ास्ट फूड चल रहा है तो मेरे बच्चे भी फ़ास्ट फूड खाएंगे, अगर मुझे कब्ज़ है तो उनको भी कब्ज़ रहेगी। इसी तरह अगर मेरे घर के अंदर जो डाइट पैटर्न होगा लोग उसी को फॉलो करेंगे, आपके घर के अंदर जो पकेगा आपके बच्चे उसी को फॉलो करेंगे। तो अगर आपके ख़ानदान में कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, यानी आपकी आंतों के जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो आपके घर में है, तो उसके पीछे आपकी डाइट है या आपका लाइफस्टाइल है। तो अगर आपने अपनी डाइट हैबिट्स को और अपने लाइफस्टाइल को चेंज ना किया तो ये बीमारी आपको कैंसर में कन्वर्ट भी कर सकती है, तो ख़तरनाक बीमारी भी हो सकती है और ब्लीडिंग भी आपको आ सकती है और कई मसाइल हो सकते हैं जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि मौरूसी कब्ज़, क्या मौरूसी भी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में एक डाइट प्लान चलता आ रहा है और आप उसी को फॉलो करते जा रहे हैं,
आपकी फैमिली के अंदर एक लाइफस्टाइल है और आप उसी लाइफस्टाइल पे गामजन है, उसी को लेके चल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको मौरूसी कब्ज़ भी हो सकती है, दायमी कब्ज़ भी हो सकती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, अक्यूट कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। अब इसकी कब्ज़ होने की अगर आपके सारा सिस्टम ठीक है, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक है और इसके अलावा खाना भी आप चबा के खाते हैं, पानी भी प्रॉपर लेते हैं, फाइबर का इंटेक भी अच्छा है, अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी है, फिर भी आपको कब्ज़ रहती है, तो उसको हम और तरीके से देखते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि आपकी जो गट है उसके अंदर स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लोमेशन हो सकती है, वहाँ पे कोई रुकावट हो सकती है, आपकी आंतों के अंदर, आपकी बड़ी आंत के अंदर कोई ना कोई ऐसा अल्सर, ज़ख़म, सोजश, ब्लॉकेज, क्लॉटिंग कुछ भी हो सकता है, तो उसको फिर हम उस तरीके से देखते हैं। लेकिन अगर आपका सब कुछ ठीक है कि खाना पीना वगैरह आपका ठीक है और फिर कब्ज़ है, तो वो एक अलग कॉन्स्टिपेशन का एक टूल्स है। लेकिन अगर आम रूटीन में आप कह रहे हैं जब से मैं पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ, तो मेरे तो ऐसे ही होता है कि 8-10 दिन के बाद, 2-3-4 दिन के बाद मुझे स्टूल पास होता है, लेकिन वो स्टूल भी जब पास होता है तो हार्ड होता है, नॉर्मल नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता, और मुझे उसके बाद दर्द होता है, यानी मेरा जो पेट है वो मुझे एक तो प्रॉपर तरीके पर रिलैक्स फील नहीं होता, और दूसरा ये है कि मुझे स्टूल पास करने के बाद भी मुझे कुछ जलन, चुभन, दर्द, या मुझे वहाँ पे कोई रुकावट टाइप फील होती है, या समटाइम इस कदर ज़ोर से मुझे स्टूल पास करना पड़ता है कि मुझे अंदर से निकालना पड़ता है। समटाइम लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब जब मैं बैठती हूँ या बैठता हूँ स्टूल करने के लिए, तो इस कदर स्टूल हार्ड होता है कि मुझे बड़ा ज़ोर से फिंगर को पुश अप करके मुझे वो निकालना पड़ता है, तो तब जाके मैं रिलैक्स होती हूँ या रिलैक्स होता हूँ। तो ये भी कॉन्स्टिपेशन है। तो अब इस कब्ज़ को ख़त्म करके आंतों को रिलैक्स करने का बेहतरीन फार्मूला क्या है, वो हम आपको बताएंगे। वो ये है कि एक तो जब भी आप कोई खाना खाएं, तो खाना खाने से 20-25 मिनट पहले, अगर कोई मैक्सिमम एक अच्छा टाइम अगर हम रखें तो वो 30 मिनट्स पहले, कोई भी मौसमी फल दरमियाने साइज़ का उसको इस्तेमाल करें। उसमें अगर मैं आपको ज़्यादा अच्छे फल जो है वो बता दूं कि जो बहुत गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उसमें मैं अगर आपको बताऊं तो मौसमी है, ग्रेप फ्रूट है, आपके ऑरेंज हैं, अमरूद है, नाशपाती है, पपीता है, ककम्बर यानी खीरा है। इसके अलावा आपके जितने भी सैलड्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत बेहतर होते हैं। ये बेसिकली आपको जो फाइबर का एक सोर्स है वो वेजिटेबल और फ्रूट्स के थ्रू जब आपकी आंतों को मिलता है, तो अगर आप डेली बेसिस पे कोई 34 ग्राम फाइबर जो है वो उसको इंटेक करते हैं, फ्रूट की शक्ल में, उसको वेजिटेबल की शक्ल में, और उसको अनछने आटे की रोटी की सूरत में, जैसे कि चक्की का आटा अगर आप लेते हैं, या आप होल वेट का इस्तेमाल करते हैं कि ऐसी गंदम जो डायरेक्ट चक्की से पिसवाई गई हो, उसके अंदर से जो है वो छान बूरा जिसको हम कहते हैं, वो भी एक फाइबर की फॉर्म होती है, उसको ना निकाला गया हो, या अगर आप जौ के आटे का इस्तेमाल करते हैं चक्की से पिसवा के, तो ये आटा भी जो है इसमें भी फाइबर होता है। तो ये जो फाइबर आपकी होता है खुराक के अंदर, ये आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जाके आपको एक अच्छे बैक्टीरिया जो हैं उनको हेल्प आउट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और आपकी जो गट हेल्थ होती है उसको बेहतर करता है, और आपकी आंतों के अंदर ताकत यानी एनर्जी का ज़रिया बनता है, जो आपकी खुराक को यूटिलाइज करके, डाइजेस्ट करके आपकी बॉडी से निकालने में एक बड़ा किरदार अदा करता है। तो फाइबर का इंटेक बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेजिटेबल कम लेते हैं, सैलड कम लेते हैं, और बाकी भी अगर आप वाइट आटे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको कब्ज़ और आंतों के मसाइल होंगे। जब आंतों के मसाइल होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिल के मसाइल भी होंगे, आपके कार्डिक इश्यूज़ भी बनेंगे। समटाइम लोगों को गैस होती है और वो उनको फीलिंग ये आ रही होती है, चूँकि पेट कंफर्ट जोन में ना होने की वजह से, गट और ब्रेन कनेक्शन जो है वो उसको रिलैक्स ना चलाने की वजह से उनको ये फील होता है कि शायद गैस जो है वो मेरे दिल की तरफ जा रही है और मेरे सीने में जो है वो गैस फैली हुई है। और ऐसी कंडीशन में जब इन कंप्लेंट्स के साथ वो किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किसी हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाते हैं, तो उनको जाके भी इसी तरह की कंप्लेन बताते हैं। जब वो बताते हैं तो वो डॉक्टर साहब भी जब इनकी कंप्लेंट्स को देखते हैं कि पेशेंट भी ये कह रहा है तो मे भी हो सकता है यही हो, तो वो रूल आउट नहीं कर पाते कि इसका पेट भी रिलैक्स है या नहीं है, इसको गैस, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका किस तरह का है, इनडाइजेशन तो नहीं है, नोजिया वॉमिटिंग तो नहीं है, खाना कब कब खाता है, इसका लाइफस्टाइल क्या है, ये खाने में क्या चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, क्या चीज़ें कम खाते हैं। जब तक कोई इस हिस्ट्री को नहीं देखेंगे तो वो फौरी तौर पे दिल के महंगे महंगे टेस्ट आपको लिखेंगे।
जब आप दिल के महंगे महंगे टेस्ट करवा लेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि असल कनेक्शन तो, असल जो फॉल्ट है वो तो आपकी गट के अंदर है। चूँकि गट रिलैक्स नहीं हो रही तो पूरी बॉडी रिलैक्स नहीं हो रही। तो इस तरह फिर वो जो है वो आपको दोबारा किसी ना किसी एंटी डिप्रेसेंट पे डाल देंगे, यानी कोई एंजाइटी की दवाइयों पे डाल देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि गट का कनेक्शन ब्रेन के साथ है, तो ये अगर रिलैक्स नहीं है तो आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं है, तो लिहाजा हम आपको एंटी डिप्रेसेंट पे डाल रहे हैं, यानी एंजाइटी की दवाइयों के ऊपर डाल रहे हैं।